एपिसोड की शुरुआत एक अजीब खामोश दुनिया से होती है। हर तरफ अंधेरा, टूटी हुई बिल्डिंग्स और पुरानी मशीन्स नजर आती हैं। इस बर्बाद दुनिया में दो लड़कियां सफर कर रही हैं, चीतो और यूरी। दोनों अपनी छोटी मिलिट्री व्हीकल पर सफर करते हुए एक बहुत बड़े अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर में खो जाती हैं, जहां इतना अंधेरा है कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि बाहर का रास्ता किधर है। और इनके पास खाने की सप्लाई भी बहुत कम होती है। काफी देर तक भटकने के बाद दोनों थक जाती हैं और वहीं आराम करने का फैसला करती हैं। सोते वक्त चीतो को अपने पुराने दिनों की कुछ यादें याद आती हैं। हमें पता चलता है कि कभी इस दुनिया में लोग रहते थे, लेकिन किसी बड़े युद्ध ने यहाँ सब कुछ तबाह कर दिया। अब सिर्फ बर्बाद शहर और उनकी यादें ही बची हैं। जब चीतों की आँख खुलती है तो उसे एक डायरेक्शन से आ रही हवा महसूस होती है। इस क्लू की मदद से दोनों अंधेरे कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। बाहर आकर उनके सामने एक खूबसूरत सितारों बड़ा आसमान होता है। काफी समय तक अंधेरे में रहने के बाद ये नजारा उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं होता। दोनों बाहर आकर अपना बचा हुआ आखिरी खाना गर्म करते हैं और खाते हैं, और आसमान को देखते हुए जिंदगी के बारे में बातें करते हैं। इस सीन से हमें समझ आता है कि इस कठिन दुनिया में भी छोटी छोटी खुशियाँ कितनी मायने रखती हैं। यहाँ से सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि चीतो और यूरी खाने की तलाश में एक पुराने बैटलफील्ड में पहुंचते हैं, जहाँ उन्हें पुराने टैंक्स, एयरप्लेन्स और युद्ध की निशानियां दिखाई देती हैं। हर जगह हथियार तो पड़े हैं, लेकिन इंसान कहीं नजर नहीं आते। इस दौरान दोनों युद्ध के बारे में बात करती हैं। यूरी पूछती है कि आखिर लोग लड़ते क्यों हैं। चीतो भी इसका कोई ठीक जवाब नहीं दे पाती। शायद इस सवाल के साथ एनिमी हमें दिखाना चाहता है कि युद्ध का अंत अक्सर सिर्फ बर्बादी होता है। दोनों खाना ढूंढते हुए एक पुराने एयरक्राफ्ट तक पहुंचते हैं। यहाँ उन्हें कुछ खाने की सप्लाई मिल जाती है। खाना मिलने पर दोनों बहुत खुश हो जाती हैं, क्योंकि इस दुनिया में जिंदा रहना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। दोनों एयरक्राफ्ट से खाने की सप्लाई अपनी व्हीकल में रखती हैं। रखने के बाद वो बहुत थक जाती है और उन्हें भूख भी लग जाती है। तभी चीतो एयरक्राफ्ट से मिली खाने की सप्लाई से एक चॉकलेट निकालती है और यूरी के साथ शेयर करके खाती है। लेकिन यूरी चीतो से आखिरी बची चॉकलेट जबरदस्ती छीनकर खा लेती है, जहाँ हमें इनके बीच फनी फाइट देखने को मिलती है। यहाँ से सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ चीतो और यूरी अपने व्हीकल पर सफर कर रही होती हैं, लेकिन मौसम धीरे धीरे खराब होने लगता है। तेज बर्फ और ठंडी हवा की वजह से उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। दोनों को एहसास होता है कि अगर जल्दी उन्हें कोई सुरक्षित जगह नहीं मिली तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती है, और ठंड भी बढ़ती जाती है। इसी वजह से वो आसपास शेल्टर ढूंढने लगती हैं। काफी मुश्किल के बाद उन्हें एक पुरानी बिल्डिंग मिलती है, जहाँ वो ठंड से बचने के लिए अंदर चली जाती है। अंदर आकर चीतो नोटिस करती है कि पाइप्स में से गर्म पानी बह रहा है। तभी यूरी पाइप पर शूट करती है, जिससे गर्म पानी लीक होने लगता है। और काफी दिनों से ये दोनों नहाई नहीं होती, इसलिए दोनों इस मौके का पूरा फायदा उठाती हैं और एक टेम्परेरी बाथ बना लेती हैं और गर्म पानी का पूरा मजा लेती हैं। रात को चीतो अपनी डायरी में सारी बातें लिखती है। वो अपनी जर्नी की यादें लिखकर संभाल कर रखना चाहती है, ताकि वो भविष्य में उन्हें भूल ना जाए। लेकिन यूरी को लगता है कि यादों पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इस बात पर दोनों की सोच में काफी फर्क दिखाई देता है। हमें पता चलता है कि यूरी को पढ़ना लिखना नहीं आता, पर चीतो थोड़ा बहुत पढ़ लिख सकती है। वो अपने साथ अपने दादाजी की कुछ किताबें और कुछ खाली नोट्सबुक लिखने के लिए लाई होती है। चीतो उन किताबों से दुनिया के बारे में काफी कुछ जान लेती है और यूरी को भी समझाती है, पर यूरी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तभी यूरी आग को चलाए रखने के लिए लकड़ियों की कमी होने पर चीतो की एक किताब जला देती है, जिस कारण चीतो यूरी से नाराज हो जाती है। यूरी को अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए वो चीतो की डायरी में चीतो की सोते हुए की एक पिक्चर ड्रॉ करती है, क्योंकि उसको लिखना नहीं आता। अगली सुबह जब बर्फ कम हो जाती है तो दोनों बाहर आ जाती है। चीतो अपनी डायरी में यूरी की बनाई हुई ड्राइंग को देखकर समझ जाती है कि उसने वो गलती जानबूझकर नहीं की थी, इसलिए चीतो यूरी को माफ कर देती है। दोनों वहाँ से पीने के पानी की तलाश में निकल जाती हैं। बर्फ पिघलने से इनको पीने का पानी मिल जाता है, जिससे वो अपने कपड़े भी धो लेती हैं। इस दौरान उन्हें एक मरी हुई मछली भी मिलती है। यूरी चीतो से पूछती है क्या हम इसको खा सकते हैं। इस पे चीतो कहती है मैंने किताब में पढ़ा था कि पहले इंसान इसको खाते थे, इसलिए दोनों इसको पका कर खाने का फैसला करती हैं। खाना खाने के बाद ये अपना सफर जारी रखती हैं। दोनों अपने व्हीकल पर आगे बढ़ रही होती हैं, पर इनको दूसरी साइड तक पहुंचने के लिए कोई ब्रिज या रास्ता नजर नहीं आ रहा होता। पर तभी चीतों को रास्ते में एक आधी जली हुई सिगरेट मिलती है। इससे उन्हें पता चल जाता है कि इनके आसपास कोई और इंसान भी मौजूद है। तभी उनसे थोड़ी दूरी पर एक धमाका होता है, जिससे एक बड़ी बिल्डिंग गिर जाती है, जो कि दूसरी तरफ जाने का एक ब्रिज का काम करती है। तभी ये दोनों कंजावा से मिलती है, जिसने वो बिल्डिंग गिराई होती है। कंजावा को देख ये दोनों हैरान हो जाती है, क्योंकि इनको इस जगह पर किसी इंसान के मिलने की कोई उम्मीद नहीं होती। कंजावा के पास आगे के एरिया का डिटेल्ड होता है। वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो दोनों उसको अपने व्हीकल पे टावर के ऊपर के फ्लोर तक छोड़ दें। ये दोनों भी उसे लिफ्ट देने के लिए मान जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि कांजावा की मैप की मदद से चीतो और यूरी को रिफ्यूलिंग स्टेशन की लोकेशन का पता चलता है। यहाँ से वो आगे जाने तक का अच्छा खासा फ्यूल स्टोर कर लेती हैं। सफर के दौरान कांजावा इनको बताता है कि ये मैप उसने खुद बनाए हैं, और वो टावर के हर फ्लोर के ऊपर जाकर उस फ्लोर का मैप ड्रॉ कर लेता है। ये मैप्स उसके लिए उसकी जान से भी ज्यादा कीमती है, इसलिए वो इन्हें खोना नहीं चाहता। ऐसे ही बातें करते हुए ये तीनों टावर के अंदर आगे बढ़ते हैं और
टावर के ऊपरी फ्लोर तक जाने के लिए ये तीनों एक पुरानी लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। लिफ्ट से ऊपर जाते समय चीतो डरी हुई होती है क्योंकि उसे ऊंचाई से डर लगता है। जब लिफ्ट ऊपर जा रही होती है तब अचानक एक मैकेनिकल प्रॉब्लम के कारण लिफ्ट की एक वायर खराब हो जाती है। इसी दौरान कांजावा के सारे मैप्स लिफ्ट से नीचे गिर जाते हैं, जिस वजह से वो बहुत उदास हो जाता है। काफी मुश्किलों के बाद तीनों टावर के ऊपर के फ्लोर तक पहुंच जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि रात होते ही शहर में स्ट्रीट लाइट्स ऑन होने लगती हैं। इतनी बर्बाद दुनिया में ऐसा खूबसूरत नजारा देखकर सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन कांजावा अभी भी अपने मैप्स के खो जाने की वजह से बहुत दुखी होता है। उसे दुखी देख यूरी उसके साथ चॉकलेट शेयर करती है और कांजावा का मुंह ठीक करने की कोशिश करती है। सामने इतना खूबसूरत नजारा देखकर यूरी के कारण कांजावा का मुंह ठीक हो जाता है। वो चीतो और यूरी को उसे लिफ्ट देने के लिए और उसके साथ खाना शेयर करने के लिए उन्हें थैंक्स बोलता है और जाने से पहले उन्हें अपना एक कैमरा देता है और वहाँ से चला जाता है, फिर से सब कुछ शुरुआत से शुरू करने के लिए। कांजावा के जाने के बाद चीतो और यूरी भी अपना सफर जारी रखती हैं और दोनों शहर के बीच से आ रही तेज रोशनी की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि शहर की और अंदर जाने पर यूरी रास्ते में दिखने वाली हर अजीब चीज की फोटो लेने लगती है। सफर के दौरान दोनों को शहर में कई रहस्यमय पत्थर की मूर्तियां नजर आती हैं। इन मूर्तियों का डिजाइन काफी अजीब होता है और ऐसा लगता है जैसे वो उन्हें ही देख रही हैं। जैसे जैसे वो शहर के और अंदर जाती हैं, उन्हें वो पत्थर की मूर्तियां और ज्यादा दिखने लगती हैं, जहाँ वो उनकी फोटोज लेती हैं और दोनों मिलकर कैमरे के अलग अलग फंक्शन को समझने की कोशिश करती है और अपनी जर्नी की मूवमेंट्स को कैमरे में कैप्चर करती है। सफर करते हुए वो शहर के बीच उस बिल्डिंग तक पहुंच जाती है, जहाँ से रात होने पर बहुत रोशनी आती है और वो चमकने लगती है। हमें उस बिल्डिंग की एंट्रेंस पर भी वही पत्थर की मूर्तियां देखने को मिलती हैं जो शहर में हर जगह होती हैं। दोनों बिल्डिंग के अंदर जाती है। अंदर बहुत अंधेरा होने के कारण उन्हें कुछ भी साफ नजर नहीं आता। तभी जी तो अंदर एक दीवार पर लिखी भाषा को पढ़ने की कोशिश करती है, जिससे इनको पता चलता है कि ये जगह कई सौ साल पुराना एक टेम्पल है और लोग इन पत्थर की मूर्तियों को भगवान की तरह पूजते थे। तो ये सब पढ़ ही रही होती है कि यूरी थोड़ा आगे चली जाती है। तभी अचानक उनकी लैंप बंद हो जाती है और हर तरफ अंधेरा हो जाता है। अंधेरे में यूरी घबरा जाती है और चीतों को ढूंढने लगती है। कुछ समय के लिए यूरी को लगता है कि अगर वो चीतों से अलग हो गई तो शायद वो इस अंधेरी दुनिया में अकेली रह जाएगी। कुछ देर बाद रात होते ही टेंपल रोशनी से भर जाता है और यूरी चीतों से मिलकर राहत महसूस करती है। वही टेंपल के अंदर ये बड़ी मूर्तियां देख और आसपास का खूबसूरत नजारा देखकर ये दोनों हैरान हो जाती हैं। जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पानी और सुंदर फूल सब नकली होता है। यूरी चीतों से पूछती है कि ऐसी जगह बनाने का क्या फायदा। यूरी को टेंपल और गॉड का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट अभी भी खाना ही है। चीतो यूरी को समझाती है कि हो सकता है लोगों ने ये जगह पूजा करने के लिए और आरामदायक महसूस करने के लिए बनाई हो। जिस पे यूरी कहती है वैसे ही जैसे मैं कुछ देर पहले तुम्हारे वापस मिलने से आरामदायक महसूस कर रही थी। यूरी चीतो को कहती है कहीं तुम भी भगवान तो नहीं। जिस पे चीतो कहती है तो भगवान को चढ़ावे में कुछ खाने के लिए भी चढ़ाना होता है। खाने की बात आते ही यूरी अपनी बात से पलट जाती है। अगली सुबह दोनों अपना सफर जारी करती हैं, जहां वो इस वीरान दुनिया के नए हिस्सों को एक्सप्लोर कर रही होती हैं। सफर के दौरान दोनों एक सुनसान इलाके में पहुंचती हैं, जहां चारों तरफ खामोशी है और सिविलाइजेशन के सिर्फ अवशेष बचे हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए उन्हें एक बिल्डिंग नजर आती है जो बाकियों से थोड़ी अलग होती है। बिल्डिंग के अंदर जाने पर यूरी हमेशा की तरह ज्यादा सोचती नहीं है और एक्साइटेड होकर जगह को देखने लगती है, जबकि चीतो प्रैक्टिकल रहकर सेफ्टी और रिसोर्सेज के बारे में सोचती है। दोनों उस बिल्डिंग के अलग अलग कमरों को देखते हैं। देखने से ये एक घर जैसा लगता है। दोनों फैसला करती है कि आज रात वो यहीं रुककर आराम करेंगी। अगली सुबह दोनों वहाँ से निकलकर अपने आगे का सफर जारी करती हैं। सफर के दौरान यूरी चीतो से पूछती है कि घर असल में होता क्या है। क्या घर सिर्फ एक बिल्डिंग होता है या फिर वो जगह जहाँ इंसान खुद को सुरक्षित और आरामदायक महसूस करता है। यह एनिमी यहाँ बहुत सिंपल तरीके से एक गहरा मैसेज देता है। लंबे सफर और थकान के बाद दोनों कुछ देर वहाँ रुककर आराम करने का फैसला करती है। यूरी जल्द ही नींद में चली जाती है, जबकि चीतो कुछ देर तक आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करती है। आराम करने के बाद ये दोनों अपने आगे का सफर जारी रखती है। तभी अचानक बीच रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। बारिश को देख यूरी बहुत खुश होती है। तभी चीतो बारिश के कारण आसपास से रुकने के लिए एक शेल्टर ढूंढने लगती है। कुछ देर बाद दोनों को बारिश से बचने के लिए एक अजीब जगह मिलती है, जहां वो बारिश रुकने तक वहीं रहती है। इस दौरान यूरी अपनी हरकतों और बातों से चीतो को बहुत परेशान करती है। कुछ देर बाद यूरी और चीतो बारिश की बूंदों की आवाज सुनकर काफी सुकून महसूस करती है। कुछ देर बाद बारिश भी बंद हो जाती है। बारिश के बंद होने पर ये अपने आगे के सफर के लिए निकल पड़ती है। तभी कुछ दूर जाने पर इनके मिनी व्हीकल में मैकेनिकल प्रॉब्लम आ जाती है, जिसको चीतो भी रिपेयर नहीं कर पाती। तभी ये वहाँ थोड़ी दूर एक और इंसान को देखती है, जो एक एयरप्लेन की मॉडल की टेस्टिंग के लिए वहां आई होती है। ये दोनों उसके पास जाती हैं और मदद मांगती हैं। वो लड़की इन दोनों को देखकर हैरान हो जाती है। चीतो उसको अपना और यूरी का नाम बताती है और अपनी प्रॉब्लम भी। वो लड़की इनके व्हीकल को देखती है और इनकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। तभी हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम इशी है और इसे मशीन्स की काफी अच्छी नॉलेज है। इशी इनसे कहती है मैं तुम्हारा ये मिनी व्हीकल ठीक कर दूंगी, लेकिन इसके बदले तुम दोनों को भी मेरे एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हेल्प करनी होगी। इशी की बात मानने के अलावा इनके पास और कोई चारा नहीं होता, इसलिए ये दोनों इशी के साथ चली जाती है। इशी इन दोनों को एक
पुराने एयरबेस में ले आती है। वो इनको बताती है कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी और पानी की कोई कमी नहीं है, पर फूड रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं। यहाँ से सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ ये दोनों फ्रेश होकर इशी के रूम में जाती हैं। इशी इनको एयरप्लेन्स के ब्लूप्रिंट्स दिखाकर समझाती है कि तुम दोनों को इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में मेरी मदद करनी होगी। चीतो इशी से पूछती है कि एयरप्लेन बनने पर तुम क्या करोगे, जिस पे इशी कहती है मैं इस जगह कई सालों से रह रही हूँ और अकेली ही इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगी हुई हूँ, इसलिए इसके पूरा होने में मैं इस शहर से निकल जाऊंगी और दूसरे शहर की तरफ जाऊंगी। चीतो उससे पूछती है अगर तुम इस प्रोजेक्ट में कामयाब नहीं और प्लेन क्रैश हो गया तो, जिसपे इशी चीतो को पॉजिटिव रिप्लाई देते हुए कहती है कि असफलता से डरकर कुछ ना करने से बेहतर है कोशिश करना। अगले दिन ये दोनों इशी का एयरप्लेन पूरा करने में उसकी मदद करते हैं। वहीं इशी भी इनके व्हीकल को ठीक कर देती है। व्हीकल के ठीक होने पर ये दोनों बहुत खुश होती हैं और जल्द ही वो दिन भी आ जाता है जब इशी का एयरप्लेन बनकर तैयार हो जाता है। एयरप्लेन के बनने की खुशी में ये तीनों सेलिब्रेट करती हैं। यूरी और चीतो प्लेन को लॉन्च पैड तक लाने में मदद करती हैं और इशी कॉकपिट में बैठकर इंजन स्टार्ट करती है और दोनों को बाय बोलकर आसमान की तरफ उड़ान भरती है। इशी को हवा में उड़ता देख चीतो और यूरी की आंखों में खुशी की चमक साफ दिख रही होती है, पर यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। थोड़ी दूर जाने पर हैवी विंड और प्रेशर की वजह से प्लेन के विंग्स टूटने लगते हैं और प्लेन हवा में ही बिखर जाता है। ये देख चीतो को बड़ा झटका लगता है, पर इशी को पैराशूट से नीचे आता देख वो चैन की सांस लेती है। तभी यूरी चीतो से कहती है अगर इशी ऐसे ही नीचे गई तो वो नीचे के फ्लोर तक पहुंच जाएगी, जिसपे चीतो कहती है पर वो कुछ न कुछ करके अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएगी। इसके बाद दोनों वहां से अपना सामान पैक करती है और चीतो इशी और प्लेन के बारे में अपनी डायरी में लिखती है और दोनों वहां से अपने आगे के सफर के लिए वहां से निकल पड़ती हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए ये दोनों इशी के दिए गए मैप को फॉलो करते हुए इशी की बताई जगह पर पहुंच जाती हैं, जहां हर तरफ बड़ी बड़ी पाइप्स होती हैं। ये जगह देखने से किसी भूल भुलैया से कम नहीं होती। चारों तरफ खामोशी और बड़ी पाइप्स के बीच ये दोनों आगे बढ़ती हैं, जहां हम देखते हैं चीतो को ऊंचाई के कारण पाइप्स पर चलने में डर लगता है। तभी यूरी चीतो को हौसला देती है और आगे चलने के लिए कहती है। चीतो यूरी और खुद को रस्सी से बांध लेती है और आगे चलना शुरू करती है। चलते चलते रात हो जाती है। इतनी सुनसान और डरावनी जगह को देखकर चीतो और डर जाती है और यहाँ से जल्द निकलने के लिए रात में भी चलना जारी रखती है। तभी थोड़ी दूर जाने पर एक पाइप के कमजोर हिस्से पे चीतो पांव रख देती है, जिससे वो उस पाइप के नीचे गिर जाती है, जहां अंदर हम देखते हैं कि ये पाइप एक टनल जैसी लगती है और अंदर लाइट्स और आगे की डायरेक्शंस के लिए एरो मार्क्स बने होते हैं। ये दोनों नैरोस को फॉलो करते हुए एक प्लांट रूम में पहुंचती हैं, जहां इनको एक प्लांट से आलू मिलता है। यूरी आलू को देखकर बहुत खुश होती है। तभी ये उस जगह को एक्सप्लोर करते हुए और अंदर जाती है, जहाँ इनको बड़ी मशीन्स, नमक, आटा और चीनी के बड़े कंटेनर्स मिलते हैं। चीतो उन मशीन्स को चेक करती है जो अभी भी वर्किंग कंडीशन में होती है। यूरी चीतो के पास जाती है और उससे पूछती है क्या हम इनसे कुछ खाने के लिए बना सकते हैं, जिसपे चीतो शुगर पाउडर और नमक को टेस्ट करती है और कहती है कि हम कोशिश कर सकते हैं और जहाँ बनाने के लिए सामान भी है। तभी ये दोनों शुगर पाउडर और थोड़ा सा नमक को आपस में मिक्स करती हुई एक सॉफ्ट स्टफ बनाकर उसको रेक्टेंगल शेप में कट करके वहाँ एक बड़े ओवन में बेक करती है। थोड़ी देर बाद चीतो ओवन से उन केक शेप के पीसेस को बाहर निकालती है, जो देखने में काफी टेस्टी लग रहे होते हैं। ये दोनों बेक किए पीसेस को वहाँ बैठकर आराम से खाती हैं और बातें करती हैं और आज की रात उसी जगह पर बातें करते हुए और मस्ती करते हुए बिताती हैं। अगली सुबह ये दोनों अपनी मिनी व्हीकल पर सफर करती हुई एक शांत और अजीब जगह पहुंचती है, जहां चारों तरफ काफी बड़ी ब्लैक वॉल्स होती है, जिनमें बहुत से नेम ड्रॉर्स सील्ड होते हैं। ये दोनों वहां से कुछ ड्रॉर्स को खोलकर चेक करती हैं, पर इनको ज्यादा कुछ काम की चीजें नहीं मिलती। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए अचानक मौसम बदलना शुरू हो जाता है और ठंड के साथ स्नोफॉल भी बढ़ जाती है। तभी इनके सामने वही टेम्पल की पत्थर की मूर्ति दिखती है। उसे वहाँ देख दोनों कुछ देर तक वहाँ रुकती है और यूरी फिर से उस मूर्ति की पिक्चर क्लिक करती है। ये दोनों वहाँ बैठकर आपस में बातें करती हैं। यूरी चीतो से पूछती है इस जगह को बनाने का क्या मतलब है, जिसपे चीतो यूरी से कहती है कि हो सकता है ये जगह लोगों को याद रखने के लिए बनाई गई हो, ताकि उनके जाने के बाद उनकी यादों और नाम को कोई भूल ना सके। पर अब तो सब खत्म हो गया है, ये सब अब किसके लिए है। ये बोलते हुए चीतो की एक पुरानी याद उसकी आंखों के सामने आ जाती है और वो थोड़ा उदास हो जाती है। तभी यूरी चीतो से कहती है कि जैसे कैमरे के कारण हम कांजावा को नहीं भूल सकते, उसी तरह हो सकता है यहाँ ये मूर्ति उनकी यादों के सबूत के लिए यहाँ बनाई गई हो। ये सुनकर चीतो समझ जाती है और यूरी को कहती है कि हमें जो भी सामान यहाँ से लिया है उनमें वापस रखना होगा, क्योंकि ये सब किसी और की यादें हैं। तभी ये वहाँ से इकट्ठा किया सामान वापस उसकी जगह पर रख देती हैं और आगे के सफर के लिए निकल जाती हैं। यहाँ से सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ ये दोनों ऊपर के फ्लोर तक पहुँचने के लिए एक घुमावदार और अजीब रास्ते की तरफ ऊपर बढ़ती हैं। कुछ देर और आगे बढ़ते हुए रास्ता घुमावदार होने के कारण चीतो का भी सिर घूमने लगता है। तभी हम देखते हैं कि इनके आगे का रास्ता टूटा हुआ होता है, इसलिए यूरी चीतो को बाहर के रास्ते से आगे बढ़ने के लिए कहती है। पहले तो चीतो मना करती है, पर इतना ऊपर
ऊपर आने के बाद इनके लिए पीछे जाना मुश्किल होता है, इसलिए चीतो डरती हुई बाहर के छोटे रास्ते पर ऊपर की फ्लोर की तक बढ़ना शुरू करती है, पर पुराना और कमजोर रास्ता होने के कारण वो टूटने लगता है और चीतो डर जाती है। तभी यूरी सिचुएशन को समझते हुए एक्शन लेती है और दोनों वहाँ से सेफली ऊपर के फ्लोर में पहुँच जाती हैं। इनको ऊपर तक आने में रात हो जाती है। इस फ्लोर पर बहुत से खाली घर होते हैं और यूरी बड़े से चांद को देखकर एक्साइटेड हो जाती है। तभी ये दोनों वहाँ के घरों में खाना ढूंढते हैं। खाने की तलाश करती हुई ये दोनों एक और बड़ी जगह पर पहुँचती हैं जो देखने में एक कैंटीन एरिया लगता है और उसकी छत से आ रही चांद की रोशनी को देखकर यूरी खुश होकर यहाँ दौड़ने लगती है। चीतो यूरी को ऐसे दौड़ने से मना करती है, पर यूरी चीतो की बात नहीं मानती। तभी इन दोनों को वहाँ 3 बियर्स की बोतल मिलती है। आज से पहले दोनों ने ऐसा कुछ नहीं देखा होता, इसलिए वो उसको पानी समझकर पीना शुरू करती हैं। पीने पर ये उनको थोड़ी कड़वी लगती है, पर इनको जल्द ही नशा होने पे ये सारी बोतल पी लेती हैं और पीकर दोनों नाचती हैं और अजीब हरकतें करती हुई वहीं चांद की रोशनी के साथ खुले में सो जाती हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि ये दोनों एक ऐसी जगह पहुंचती हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी और खुद से काम करने वाले और चलने वाले रोबो मशीन्स होती हैं। तभी ये दोनों थोड़ा और आगे जाकर एक जगह रुकती हैं और वहां एक बड़े वाटर टैंक में एक मछली को देखने लगती है कि तभी वहां एक डॉग शेप का रोबोट आ जाता है जो उस जगह की देखभाल करता है। रोबोट को वहाँ देख ये दोनों डर जाती है, पर ये रोबोट एक्चुअल में बहुत शांत और मददगार निकलता है। वो बताता है कि वो इस बड़े से एक्वेरियम फैसिलिटी की देखभाल करता है जो इंसानों द्वारा मछलियों को जिंदा रखने और इनकी खाने की संख्या को बढ़ाने के लिए बनाया गया था। पर अब यहाँ बस यही आखिरी मछली बची है जिसकी मैं देखभाल करता हूँ। वो रोबोट इनको एक्वेरियम दिखाता है। पानी को देख यूरी का नहाने का मन करता है। तभी वो रोबोट उनको उसी जगह के पास बने एक पूल में नहाने देता है जहाँ यूरी बहुत मस्ती करती है। नहाने के बाद ये दोनों उस बड़े फिश टैंक के पास जाती है जहाँ रोबोट फिश को खाना दे रहा होता है। फिश को खाना खाते देख यूरी भी उसको खाना देती है। तभी कुछ देर बाद हम वहाँ एक बड़े डिस्ट्रक्टिव रोबोट को देखते हैं जो वहाँ की चीजों को डिस्ट्रॉय करता हुआ फिश टैंक को भी नुकसान पहुँचाने लगता है। उसको ऐसा करता देख चीतो उस मिनी रोबोट से उसको रोकने के लिए कहती है, जिसपे वो चीतो से कहता है ये बड़ा रोबोट पुरानी चीजों को नष्ट करता है और मैं इसको नहीं रोक सकता, पर तुम इसको रोक सकते हो। वो इनको कुछ एक्सप्लोसिव देता है और इनको समझाता है कि अगर ये एक्सप्लोसिव तुम उसके ऊपर लगा दो तो इससे होने वाले धमाके से उसका मेन कोर डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वो रुक जाएगा। यूरी उस आखिरी बची मछली को बचाने के लिए वो एक्सप्लोसिव लेकर उस बड़े रोबोट की तरफ बढ़ती है और उसके ऊपर वो एक्सप्लोसिव लगाकर वहाँ से दूर हो जाती है। यूरी के रोबोट से दूर होते ही चीतो एक्सप्लोसिव का स्विच प्रेस करती है जिस कारण धमाके में उस रोबोट का कोर डैमेज हो जाता है और वो वहीं बंद होकर जमीन पर गिर जाता है। वो मिनी रोबोट चीतो से कहता है, तुमने हमारे लिए इतना क्यों किया? वैसे भी ये मछली और मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेंगे। तभी चीतो कहती है कि अगर तुम्हें या मछली को कुछ हो जाता तो हमें बहुत दुख होता। इस इंसानी एहसास को समझना उस रोबोट के लिए आसान नहीं होता। ये दोनों आखिरी बार वहाँ से जाने से पहले रोबोट और उस मछली को अलविदा कहते हैं। चीतो रोबोट से कहती है, मैं दुआ करूंगी कि तुम दोनों लंबा जियो। ये बोलकर ये दोनों अपने आगे के सफर के लिए निकल जाती हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए ये दोनों एक ट्रेन के प्लेटफॉर्म में पहुंचती हैं। ट्रेन के वहाँ आने पर दोनों अंदर जाती हैं। इनके अंदर जाती ही ट्रेन स्टेशन से धीरे धीरे तेज रफ्तार में शहर से होते हुए आगे बढ़ती है। यूरी ट्रेन की विंडो से बाहर का नजारा देखकर बहुत खुश होती है। तभी ये दोनों ट्रेन के आगे के खाली डिब्बों को देखती हैं जहाँ इनको एक बड़ी सी बंद पड़ी घड़ी मिलती है। घड़ी को देख यूरी चीतो से पूछती है कि ये क्या है। इस पे चीतो यूरी को बताती है कि मैंने किताब में पढ़ा था कि यह इंसानों को उनका काम करने का वक्त याद दिलाती थी। वो अपनी डेली लाइफ में इसका बहुत यूज करते थे। कुछ देर बाद ट्रेन अपने आखिरी स्टेशन पे पहुंच जाती है जहाँ ये दोनों उतरकर अपने आगे का सफर अपने मिनी व्हीकल पर करती है। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि इनकी चारों तरफ काफी अंधेरा होता है। तभी अचानक से यूरी के पास पड़े रेडियो में एक अजीब सी आवाज आने लगती है। जैसे ही ये बात यूरी चीतो को बताने लगती है, अचानक से रेडियो से आ रही आवाज बंद हो जाती है। यूरी के पास वो रेडियो देख चीतो यूरी पर गुस्सा करती है और कहती है कि मैंने तुमको सारा सामान वापस उनकी जगह पर रखने के लिए कहा था ना। इस पे यूरी कहती है कि वापस सामान वहाँ पर रखने पर भी वो बेकार पड़ा रहता है, इसलिए मैं इसको अपने साथ ले आई। दोनों कुछ और आगे बढ़ती है जहाँ इनको ऊपर की तरफ जाने के लिए एक लिफ्ट मिलती है। दोनों उस लिफ्ट में चढ़ती है और यूरी लिफ्ट चालू करती है। जैसे ही ये दोनों तेजी से ऊपर की तरफ जाने लगते हैं तभी यूरी के रेडियो में रेडियो सिग्नल क्लियर होने लगते हैं और उसमें एक सैड म्यूजिक चलने लगता है। दोनों ऊपर पहुंचकर लाल डूबते हुए सूरज को देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाती हैं। चीतो यूरी से कहती है, ये सैड म्यूजिक के कारण हम उदास हो रहे हैं या इस डूबते हुए सूरज को देखकर। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ ये दोनों तैयार होकर अपने आगे के सफर के लिए निकलने की तैयारी करती हैं। तभी यूरी को वहाँ एक अजीब सा क्यूट जानवर दिखता है जो उसको देखकर वहाँ छिप जाता है। यूरी चीतो को बताती है कि उसने यहाँ एक अजीब सा जानवर देखा है, पर चीतो को यकीन नहीं होता। तभी यूरी चीतो को उस पाइप पर रोड मारने के लिए कहती है। जैसे ही चीतो पाइप पर रोड मारती है वो जानवर वहाँ से निकलकर बाहर आ जाता है और यूरी उसको पकड़ लेती है। चीतो उसको देखकर कहती है, हो सकता है ये एक बिल्ली हो। तो उस जानवर से उसका नाम पूछती है जिससे वो रेडियो सिग्नल के जरिए अपना नाम नुको बताता है। ये दोनों पहली बार किसी बोलते हुए जानवर को देखकर हैरान हो जाती हैं। चीतो उस जानवर को वहाँ छोड़कर अपने आगे के सफर के लिए वहाँ से निकलने वाली होती है कि वो जानवर भी इनका पीछा करने लगता है। नुको को पीछे आते देख यूरी चीतो से बोलती है कि क्यों ना हम इसको भी अपने साथ ले जाएं। ये देखने में भी कितना प्यारा और सॉफ्ट है। यूरी के इतना कहने पर चीतो मान जाती है और ये दोनों उसको भी अपने साथ ले लेती है।
चीतो और यूरी अपने नए छोटे क्रिएचर नुको के साथ सफर कंटिन्यू कर रही होती है, जहां हम देखते हैं कि यूरी नुको को बुलेट्स खिलाती है और नुको भी बिना किसी दिक्कत के वो मजे से खा लेता है। तभी ये दोनों एक अजीब सी जगह पर पहुंचती हैं, जहां चीतो को एक पुरानी किताब मिलती है जो पुरानी सिविलाइजेशन के बारे में होती है। चीतो उस किताब को अपने पास रखती है और आगे बढ़ती है। थोड़ा और आगे जाने पर उनको एक अजीब सा जाइंट मशीन स्ट्रक्चर मिलता है जो गेयर्स और मूविंग पार्ट से बना होता है। तभी वहाँ यूरी के रेडियो पर फिर से म्यूजिक सुनाई देने लगता है। तभी नुको इनको शहर की दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इसका सिग्नल शहर की दूसरी तरफ से आ रहा है। दोनों शहर के अंदर से होते हुए आगे बढ़ती हैं। शहर में आगे बढ़ते हुए तभी अचानक से इनके सामने एक बड़ा सा रोबोट गिर जाता है। नुको उस रोबोट के अंदर चला जाता है और उसका सिस्टम एक्टिव कर देता है। दोनों नुको को फॉलो करते हुए रोबोट के अंदर एक ऑपरेटिंग रूम में पहुंचती हैं, जहां यूरी अपने सामने इतने बटन्स देख क्यूरियस होकर उन्हें दबाने लगती है, लेकिन यही क्यूरियोसिटी एक डेंजरस टर्न ले लेती है। यूरी गलती से रोबोट के वेपन्स को एक्टिवेट कर देती है। पहले एक मिसाइल लॉन्च होती है और फिर एक ह्यूज लेजर ब्लास्ट पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये तबाही बड़ा नजारा देख चीतो शॉक हो जाती है और समझ जाती है कि शायद इसी तरह पुरानी दुनिया भी खत्म हुई होगी। यहाँ एपिसोड एक डीप मैसेज देता है कि इंसानों की क्यूरियोसिटी और टेक्नोलॉजी दोनों ही पावरफुल हैं, लेकिन अगर कंट्रोल ना हो तो वही डिस्ट्रक्शन का रीजन बन सकती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों रात उसी रोबोट के अंदर बिताती हैं और चीतो नोटबुक में कैमरे से ली गई पिक्चर्स को ड्रॉ कर रही होती है। तभी वो यूरी की एक पिक्चर को देखकर सोचती है कि यह पत्थर की मूर्ति वाला क्रिएचर कहीं नुको ही तो नहीं। वैसे देखा जाए तो दोनों के फेस काफी मैच होते हैं। अगली सुबह ये दोनों एक रिफ्यूलिंग स्टेशन से फ्यूल स्टोर करती हैं और रेडियो से आने वाले मिस्टीरियस म्यूजिक सिग्नल को फॉलो करती हुई एक ह्यूज स्नो कवर्ड सबमरीन तक पहुंचती हैं। दोनों सबमरीन के अंदर जाती है, जहां वो ऑपरेटिंग एरिया देखती हैं और कुछ न्यूक्लियर मिसाइल्स। ऐसे ही वो सबमरीन के और अंदर जाकर वहां की चीजों को देखने लगती हैं। दोनों सबमरीन को एक्सप्लोर करना शुरू करती हैं और चीतो को यह जानने की क्यूरियोसिटी होती है कि पुरानी दुनिया के लोग जीते कैसे थे। ऐसे ही कमरों को देखते हुए यूरी को एक रूम से खाने के लिए चॉकलेट मिलती है। यूरी चीतो के साथ वो चॉकलेट शेयर करके खाती है। तभी चीतो यूरी को ऑपरेटिंग रूम में ले जाकर उसकी पिक्चर क्लिक करने वाली होती है कि तभी उनका कैमरा सबमरीन के कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट हो जाता है और उनके सामने स्क्रीन पर उनके सफर के दौरान ली गई पुरानी फोटोज और कांजावा की ली गई फोटोज दिखने लगती है। ये देख उन्हें अपने सफर की सारी मेमोरीज याद आती है, लेकिन उसके बाद कुछ और फाइल्स ओपन होती है। उन फाइल्स में पुरानी दुनिया की वीडियोस होती हैं, जिसमें हंसते हुए लोग, स्कूल लाइफ, नॉर्मल डेली रूटीन और फिर धीरे धीरे वॉर के सीन्स देखने को मिलते हैं। यहाँ उन्हें पता चलता है कि दुनिया एक मैसिव वॉर की वजह से तबाह हुई थी। ये सब देखने के बाद ये दोनों कुछ देर वहाँ सो जाती हैं। तभी सोते हुए यूरी को उसकी एक पुरानी मेमोरी याद आती है, जहाँ वॉर के टाइम कैसे उनके दादाजी उनको खुद से दूर करते हुए आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। तभी यूरी जाग जाती है और जागने पर वो वहाँ एक बड़े नुको को देखती है। तभी चीतो भी जाग जाती है और वो वहाँ देखती है कि वो बड़ा नुको यूरी को कैमरे के साथ ही निगल लेता है और वहाँ से बाहर की तरफ निकल जाता है। यह देख चीतो डर जाती है। वो यूरी को बचाने के लिए उस बड़े से नुको का पीछा करती है। भागते टाइम चीतो को यूरी के साथ बताए सारे पल याद आते हैं और वो बहुत इमोशनल हो जाती है। चीतो सबमरीन से बाहर आकर देखती है कि यूरी को कुछ नहीं हुआ होता। वो क्रिएचर चीतो से कहता है कि हम इंसानों को नहीं खाते, हमारा काम अनस्टेबल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है, जैसे वेपन्स और डेंजरस पावर सोर्सेज, ताकि दुनिया और ज्यादा डिस्ट्रॉय ना हो। साथ ही वो इन्हें बताता है कि अब अर्थ पर लाइफ का एंड इवेंचुअली आ गया है और सबसे शॉकिंग बात, उनके अकॉर्डिंग इस लेवल तक चीतो और यूरी ही एक आखिरी ह्यूमंस हैं। इसके बाद और भी नुको क्रिएचर्स मिसाइल की टनल से बाहर निकलते हैं और आसमान की तरफ उड़ने लगते हैं। उनका छोटो नुको भी उनके साथ चला जाता है। यह सीन सिंबॉलिकली दिखाता है कि एक एरा खत्म हो रहा है। उन क्रिएचर्स के वहां से जाते ही सबमरीन कंप्लीटली शट डाउन हो जाती है। चीतो यूरी से कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया खत्म हो चुकी है, जब तक तुम मेरे साथ हो मैं खुश हूँ। यह अपना सफर आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू करने का डिसीजन लेती हैं। एपिसोड के एंड में वो सबमरीन से खाने का सामान अपने व्हीकल पर रखती हैं और सिटी के हाईएस्ट लेवल की तरफ बढ़ रही होती हैं और यूरी का एक सिंपल डायलॉग पूरी स्टोरी का मैसेज दे देता है, जब तक जिंदा हो तब तक कुछ अच्छा हो सकता है। यही लाइन शो का कोर थीम है, होप, फ्रेंडशिप और सर्वाइवल एंड इसी के साथ गर्ल्स लास्ट टूर का सीजन 1 यहीं पे खत्म हो जाता है।